उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा उसका ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। 15 अगस्त 1947 यही वो तारीख थी जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर आजाद हुआ था। भारत के लोग आजाद हवा में सांस ले रहे थे। इस बात पर मुहर लग गई थी कि अब भारत के लोग अपने भाग्य विधाता खुद होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य नहीं। असंख्य सपूतों का बलिदान, भयावह यातना और दशकों के संघर्ष का नतीजा था कि भारत को आजादी मिल गई। भारत आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस आजादी को हासिल करने की कहानी इतनी भी आसान नहीं है। आजादी की यात्रा बहुत लंबी है। 1600 के बाद से ही अलग अलग तौर पर गुलामी से लड़ने की कोशिशें होती रही, लेकिन संविध भारत का स्वर 1857 के गदर के बाद ही उठा। आजादी का यह बिगुल फूका था शहीद मंगल पांडे ने। 1857 के संग्राम में मंगल पांडे की भूमिका सबसे खास रही। मंगल पांडे को मंजूर नहीं था कि वे चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि यह मंजूर नहीं है। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने जो राइफलें दी थी, उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी होती थी। इन कारतूसों को मुंह से खींचकर निकालना होता था, जिसके लिए सैनिक तैयार नहीं थे। भारतीयों ने इन कारतूसों के प्रयोग को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। मंगल पांडे ने फूकी थी क्रांति की चिंगारी। 25 मार्च 1857 को इन कारतूसों को लेकर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद मेरठ में 3री इन्फेंट्री के 85 सिपाही भी बगावत कर बैठे। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि हर बगावत की सजा फांसी ही देते थे। 5 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। गदर के बाद तो फांसियों का अनंत सिलसिला चल पड़ा। न विद्रोह कम हुआ, न अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे कम पड़े। आजादी की लड़ाई हर तरफ से लड़ी जा रही थी। एक तरफ जहां गर्म दल के क्रांतिकारी हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं नर्म दल के राजनेता बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ जहां महात्मा गांधी थे, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खान और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे। अंग्रेज एक के बाद एक लगातार प्रतिरोधी का सामना कर रहे थे। असंख्य बलिदानों की परिणति है आजादी। आजादी की लपट इतनी खतरनाक थी कि क्रांतिकारियों की लगातार हो रही फांसी के बाद भी क्रांति की ज्वाला मध्यम नहीं पड़ी। एक शहीद होते तो दूसरा शहीद अपने प्राणों के बलिदान के लिए न्योछावर रहता। अंग्रेज अपनी क्रूरता से बाज नहीं आ रहे थे। 13 अप्रैल 1919 का भयावह कांड कौन भूल सकता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के कहने पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। हजारों निर्दोष नागरिकों को गोलियां दागी गईं। ये वही घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए थे। साल 1929 का दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, 1922 का चौरी चौरा कांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसी तमाम घटनाएं थी जिनकी वजह से आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को मिली स्वाधीनता की नींव में असंख्य स्वाधीनता सेनानियों का बलिदान है। आज देश चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख बॉर्डर तक हर तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे खतरनाक देश हैं। गलवान घाटी में चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन भारत की ताकत के आगे ये देश आगे बढ़ने की सोच भी नहीं रहे हैं। आजादी मिलना एक चुनौती थी, लेकिन असल आजादी भारत की स्वतंत्रता को बनाए रखने की है। भारत के लोकतंत्र को बेहतर करने और स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल देने का हमें स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर अमर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति और कृतज्ञ होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भारतवासियों ने हर मूल्य को चुकाया है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए देश में कई तरह के आंदोलन हुए और हर आंदोलन को सफल बनाने के लिए देशवासियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
इस दौरान कई लोगों की जानें भी गई और कई ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से शहीद हो गए। इन अंग्रेजों से भारत ने खुद को 15 अगस्त 1947 में आजाद कराया था। तब से अब तक भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत स्वतंत्रता का एक विस्तृत इतिहास रहा है? भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। 7वीं सदी के आसपास भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपना आउटपोस्ट बनानी शुरू की। यहाँ पर सभी तरह की संभावनाएं होने की वजह से इनका व्यापार बहुत अच्छे से स्थापित हो गया। धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपनी मिलिट्री फोर्स भी तैनात करनी शुरू कर दी। समय के साथ इनका लालच बढ़ता गया और ये देश भर में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करने लगे। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया। इस समय भारत में मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ने की वजह से भी अंग्रेजों ने आसानी से भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। सन 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से युद्ध किया और इस युद्ध में सिराज हार गए। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली। सन 1764 में बक्सर के युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों को सफलता मिली, जिस वजह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रशासन पर अंग्रेजी शासन हावी हो गया। सन 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा महत्व है। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह क्रांति भारत में अंग्रेजों से आजादी की पहली लड़ाई थी। यह लड़ाई पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। ऐसा माना जाता है कि इस क्रांति का आरंभ मंगल पांडे की बगावत से हुआ। मंगल पांडे ब्रिटिश रेजिमेंट में एक सैनिक थे। यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय के मांस की चर्बी लगी होती थी। मंगल पांडे ने इस वजह से इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और गाय को बचाने के लिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन्होंने इस बगावत में बैरकपुर रेजिमेंट के सबसे बड़े अफसर की हत्या कर दी। इस घटना से सभी शोषित भारतीय लोगों के बीच क्रांति की ज्वाला भड़क गई और पूरे देश में आग की तरह फैल गई। लेकिन क्रांतिकारी मंगल पांडे के जीवन का अंत हो गया क्योंकि ब्रिटिशर ने उन्हें फांसी की सजा दे दी, जिससे वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए और बेहतर योजनाएं न होने की वजह से ये क्रांति विफल हो गई। योजनाबद्ध महत्वपूर्ण क्रांतियां। भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए फिर कई योजनाबद्ध क्रांतियां शुरू की गई। लोगों को राजनीतिक स्थितियों से अवगत कराने और जागरूक करने का काम किया जाने लगा। इस समय कई तरह की संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन संस्थाओं की सहायता से लोगों में एकता लाने का काम किया जाने लगा। इसी दौरान 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई तरह के तत्कालीन दिग्गज नेता शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन हुए। इन आंदोलनों से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में देश के हर जाति, धर्म और तबके के लोगों ने हिस्सा लिया। इन लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने उठाई, उनके नाम अक्सर याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी के साथ इन स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, औरोबिंदो घोष,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त थे। हालांकि इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्हें भारत की आजादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना अलग रास्ता तैयार किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित संगठित सेना थी जो ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए काम करती थी। इन सेना का जापान के साथ गठबंधन था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ब्रिटेन सरकार के खिलाफ खड़ी थी। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेनाओं से बर्मा, इम्फाल, कोहिमा स्थानों पर जापानी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस युद्ध में भारत की महिलाओं ने खूब जोर शोर से हिस्सा लिया। यह भागीदारी रानी लक्ष्मीबाई के समय से ही लोगों की दृष्टि में आने लगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाली विख्यात स्त्रियों के नाम सरोजिनी नायडू, सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट, मतंगिनी हाजरा हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा नवजागरण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश शासन देशवासियों को जाति धर्म के आधार पर बांटकर राज करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देश के हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने की लगातार कोशिशें की। इस समय समाज को नई दिशा देने के लिए राजा और कई महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। इस काल के प्रमुख नाम राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, द्विजेंद्र लाल रॉय, काजी नजरुल इस्लाम थे। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत पहले की स्थिति। स्वतंत्रता की पूर्व इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ब्रिटिश शासन के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इस दौरान 26 जनवरी को भारत की आजादी मनाई गई। इसी समय कांग्रेस ने भारतवासियों से ये अपील की कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपना योगदान दें। इस आंदोलन में एक बड़ी संख्या में भारतवासियों ने हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाया। विभिन्न तरह के आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि भारत पर अब उनका शासन कर पाना मुश्किल है। इस समय ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद सन 1930 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की वजह से भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने का जोश बना रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तमाम क्रांतियां जारी रखी गईं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जिसमें कई कार्यक्रम किए गए, जैसे नमक कानून तोड़ना, सरकारी संस्थाओं एवं शिक्षा केंद्रों का बहिष्कार, महिलाओं द्वारा स्वयं ही शराब एवं अफीम की दुकानों में धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कर अदायगी को रोकना। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के नमक पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। अंग्रेज भारत में ऐसा कानून बना चुके थे कि कोई भी भारतीय यहाँ पर न तो नमक खरीद सकता था और न ही कोई भारतीय बेच सकता था। 13 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अनुयायी के साथ साबरमती से डांडी तक लगभग 200 मील का रास्ता पैदल तय किया और अंत में डांडी के समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून तोड़ा। इस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसके लिए महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक लेख लिखकर शुरू किया था। 9 अगस्त सन 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरा करना चाहते थे, किंतु बहुत ही जल्द आम जनता के सब्र का बांध टूट गया और कहीं कहीं हिंसात्मक तरीके से भी यह आंदोलन किया गया। भारत में इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है? भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ कारण थे। इसकी पहली वजह ये थी
कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस युद्ध में ब्रिटेन को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उनकी अर्थनीति कमजोर पड़ गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोगों को जबरदस्ती ब्रिटेन के सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा गया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। इस वजह से यहाँ के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देश भर में लगभग हर स्थान पर स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ चुकी थी। ब्रिटेन हुकूमत हर तरह से पस्त थी और भारतीय आवाम को अपने काबू में रखने में पूरी तरह से असमर्थ थी। देश के लगभग हर क्षेत्र के लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। इन स्थितियों के मद्देनजर फरवरी 1947 में क्लेमेंट अटली ने यह तय किया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 को भारत की समस्त सत्ता भारतीय नेताओं के हाथ में सौंप देगी। हालांकि इसके बाद भारत का नया वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह के तौर पर 15 अगस्त को भारत की आजादी के लिए चुना। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सेना ने भारत विभाजन का ऐलान किया। इसके उपरांत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ब्रिटिश भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। 14 अगस्त 1947 की रात को ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले गए और भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। इस तरह भारत तब से अब तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। हमारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा ऐसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों के पन्नों से गायब है, या लोग इन लोगों के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज आपको ऐसे ही कुछ गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारे नायक हैं, लेकिन ये गुमनामी के अंधेरे में रहे हैं। हालांकि जहां तक त्याग और तपस्या की बात है तो इन्होंने सुप्रसिद्ध लोगों से कम बलिदान नहीं दिया। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि वो प्रसिद्ध हुए या गुमनाम बने रहे, क्योंकि उन सभी का उद्देश्य देश को आजादी दिलाना था। इस देश के नागरिक होने के कारण हमारा एक कर्तव्य हो जाता है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी जानें जो कि गुलामी में रहते हुए देश की सेवा में अपना काम करते रहे। मतंगिनी हाजरा ये एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया था। एक जुलूस के दौरान वे भारतीय झंडे को लेकर आगे बढ़ रही थी और पुलिस कर्मियों ने उन पर गोली चला दी। उनके शरीर में 3 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वे वंदे मातरम के नारे लगाती रही। बेगम हजरत महल अवध में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की सक्रिय नेता थी। जब उनके पति को देश से बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने अवध का शासन संभाल लिया और विद्रोह के दौरान उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजी नियंत्रण से छीन लिया था। लेकिन विद्रोह के कुचले जाने के बाद बेगम हजरत महल को नेपाल जाना पड़ा, जहां उनका देहांत हो गया। सेनापति बापट सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उन्हें पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था। तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी थी। वे एक सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुन सकते थे। अरुणा आसफ अली, बहुत ही कम लोगों ने इनके बारे में सुना होगा कि जब वे 33 वर्ष की थी तब उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। ये महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक और भक्त थे। जब गांधी जी ने देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा कि अगर मेरे पास शिरामोलू जैसे 11 और समर्थक आ जाएं तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा।
बीकाजी कामा। देश के कई शहरों में इनके नाम पर बहुत सारी सड़कें और भवन हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थे और उन्होंने क्या काम किया था। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, बल्कि वे भारत जैसे देश में लैंगिक समानता की पक्षधर एक नेता थी। साल 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पति के साथ एक जुलूस का नेतृत्व किया था, जिसमें उनके पति को गोली मार दी गई, लेकिन वह रुकी नहीं। उन्होंने अपने पति के घावों पर पट्टी बांधी और आगे चलती रही। जब वे लौटी तो उनके पति की मौत हो गई। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, उन्हें कुलपति के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेक बार जेल गए। पीर अली खान, वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी देश की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। साथ ही वे पहली ऐसी महिला थी जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने एक सामाजिक सुधारक के तौर पर अहम भूमिका निभाई और उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प और थिएटर को बहुत बढ़ावा दिया। तो ये वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जो भले ही गुमनामी के अंधेरे में रहे हों, लेकिन इन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इनके बलिदान और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी ये पंक्तियां आज भी लोगों के कानों में पड़ती है तो रोंगटे खड़े कर देती है। इन पंक्तियों के बाद हर किसी के जहन में देशभक्ति की भावना बढ़ जाती है। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। आजादी के लिए न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाई को खो दिया और न जाने कितनी सुहागिनों का सुहाग उजड़ गया। तब जाकर हिंदुस्तान के पैरों से गुलामी की बेड़ियां कटी। आज स्वतंत्रता के इस पर्व पर हम आपको बताएंगे आजादी से जुड़ी वो बातें जिसके बारे में शायद ही आपने सुना तक नहीं होगा। पंद्रह अगस्त 1947, ये तारीख इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। इस तारीख ने भारत के हर उस नागरिक के पैरों से बेड़ियां और हथकड़ियां तोड़ दी जिसने आजाद मुल्क को गुलाम बना रखा था। इस 15 अगस्त की तारीख ने भारत के आगे से गुलामी शब्द को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। इस तारीख के बाद हिंदुस्तान ने महसूस किया कि अब वो आजादी के खुले आसमान में सांस ले सकता है। अब उसे किसी की गुलामी नहीं करनी होगी। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि 1947 में आजादी लेने के लिए आखिर क्यों 15 अगस्त को ही चुना गया? आखिर क्या खास है इस तारीख में? साल 1947, 14 अगस्त, समय रात के ठीक 12 बजे। वो अंधेरे से भरी आधी रात मानो भारत को आजादी की खुली हवाओं में सांस लेने का न्योता दे रही हो। बेशक देश के लोगों ने 200 साल की गुलामी झेली हो, लेकिन आजादी की बात सुनकर 200 साल पुराना दर्द जैसे छूमंतर हो गया। 15 अगस्त वो तारीख जिसने हर भारतीय को आजादी से सांस लेने का मौका दिया, जिसने देश में रह रहे हर एक व्यक्ति को आजादी का मतलब समझाया। लेकिन आखिर 15 अगस्त को ही क्यों आजादी की तारीख के तौर पर चुना गया? हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग में भी आया हो, लेकिन इसका जवाब आज हम आपको देंगे।
दरअसल ये बात है उस दौर की जब भारत में क्रूर अंग्रेजों की तानाशाही का शासन था। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। जब अंग्रेजी शासन ने भारत की सत्ता को हस्तांतरित करने का फैसला लिया तो यह तय किया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय होंगे। ब्रिटिश संसद ने उन्हें 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीय लोगों को हस्तांतरित करने का वक्त दिया था। लेकिन इसी दौरान एक तरफ गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था और दूसरी तरफ बंटवारे को लेकर नेहरू और जिन्ना के बीच में विवाद। इन दोनों वजहों से माउंटबेटन के ऊपर जल्द से जल्द सत्ता हस्तांतरित करने का दबाव बढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने एक साल और इंतजार करने की बजाय 1947 में ही भारत को आजादी देने का फैसला किया। ये तय हो जाने के बाद कि भारत को आजादी 1947 में ही दे दी जाएगी, इसके बाद माउंटबेटन को ये चिंता हो गई कि किस दिन वो भारत की आजादी सुनिश्चित करें। काफी सोच विचार के बाद माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त की तारीख को सुनिश्चित कर दिया। बताया जाता है कि 15 अगस्त को वो अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। साथ ही इस तारीख के पीछे दूसरी खास वजह ये भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के ही दिन जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था और इस तरह अंग्रेजों ने जाते जाते भी भारत की आजादी की तारीख को भी ऐसे दिन के साथ जोड़ा जिस दिन जापान की सेना ने अपने घुटने टेके थे। बहरहाल इस बात का शायद कोई महत्व ना हो, लेकिन जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो 15 अगस्त के साथ दो घटनाओं को याद किया जाएगा। एक तो जापानी सेना का आत्मसमर्पण और दूसरा भारत की आजादी। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने 15 अगस्त को आजादी देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जैसे ही देश के ज्योतिषियों को इस तारीख के बारे में पता चला तो हर तरफ खलबली मच गई, क्योंकि ज्योतिषी के हिसाब से ये तारीख बिल्कुल भी शुभ नहीं थी। जिसके बाद एक उपाय निकाला गया और ज्योतिषियों ने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। ज्योतिषियों ने जवाहरलाल नेहरू के सामने शर्त रखी कि आपको अपना भाषण 11:51 से लेकर 12 बजे तक के बीच में ही खत्म करना होगा, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा जो आजाद भारत के जन्म की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। और इसी तरह 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे भारत को आजाद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। देश के प्रधानमंत्री राजधानी दिल्ली की लाल किला से झंडा फहराते हैं और देश के लोगों को संबोधित करते हैं। कुछ ऐसा ही भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने किया था, लेकिन फर्क इतना था कि वो तारीख 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त थी। 16 अगस्त को नेहरू जी ने लाल किले से आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया था। लेकिन ये बात सुनकर आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को मनाया जाता है और इसी दिन लाल किले से झंडा भी फहराया जाता है, तो नेहरू जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? चलिए आपको बताते हैं। 15 अगस्त की वो सुबह जो अपने साथ आजादी की खुशबू लेकर आई। भारत के एक एक व्यक्ति के चेहरे पर आजादी की वो चमक थी जिसे शायद ही किसी ने पहले कभी देखा हो। सभी के चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए थे और उस दिन हर किसी को इंतजार था उस ऐतिहासिक क्षण का जब भारत का तिरंगा हवा में लहराकर आजादी की गवाही देगा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तिरंगा 15 अगस्त की शाम को लाल किले पर नहीं बल्कि इंडिया गेट पर फहराया था। इसके पीछे भी एक कारण था। दरअसल पहले वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए उनकी तरफ से 90,000 भारतीयों ने अपनी जान दे दी थी। उनकी याद में अंग्रेजों ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल यानी इंडिया गेट बनवाया था। इसीलिए 15 अगस्त की शाम इसी इंडिया गेट के मैदान पर सरकार की तरफ से नए भारत का झंडा फहराया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नेहरू जी और दूसरे नेता राजकाज के कामों में बहुत ही ज्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया गया। झंडा फहराने का वो पल लाखों लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गया। ये पल इतना गौरव का था कि देश का हर नागरिक अपने सारे दुखों को भूल गया। जिस समय झंडा फहराया गया उसी समय आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष खिल उठा।
लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इंद्रधनुष भगवान का आशीर्वाद है। लाल किले से तिरंगे की बुलंदी को बेशक लोगों ने 16 अगस्त को देखा हो, लेकिन बाद में 15 अगस्त की पहचान इसकी लाल दीवारों से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।